अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अज़ीज़ शख्सियत और माशाल्लाह मोस्ट कॉम्पिटेंट डॉक्टर शुजात साहब। ये यूएसए में मेडिकल जो है डायरेक्टर हैं एक हॉस्पिटल में, और माशाल्लाह से इंतहाई कॉम्पिटेंट हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं ये कोई यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूब से अगर देखा जाए तो जो सालाना इनकम होगी माशाल्लाह से डॉक्टर साहब की जो है वो मंथली डेली इतनी अर्निंग होती होगी। और डॉक्टर साहब को लोग वहाँ पे इनकी स्किल के जो है वो पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, और ये वहाँ पे खुद मेडिकल डॉक्टर जो हैं उनको भर्ती करते हैं और इनके इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है और मेहनत के बलबूते पे हैं। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे अहम टॉपिक है कि बच्ची जो है वो टेक्निकली बाजियाब होगी। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, होगी बाजियाब। हर चैनल के ऊपर चल रही है ये बात कि बच्ची बाजियाब होगी। अब आगे व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो असूली तौर पे ये तरीकाकार बनता है कि जब मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची माइनर साबित हो गई और बच्ची ने अपनी एप्लीकेशन में ये कह दिया कि उसके मुबैना शौहर के साथ ताल्लुकात सही नहीं रहे, और इस तरह से ये एडमिटेड फैक्ट कोर्ट के सामने आ गया और कोर्ट ने इस फैक्ट को तस्लीम करके उसको दारुल मान शिफ्ट कर दिया गया। बेसिकली दारुल मान में बच्ची ने दो बेसिस के ऊपर अदालत ने इसको भेजा है। पहला ये कि इसके अपने शौहर के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और ये सारी मतलब इसको बच्ची को ट्रैप करके यहाँ पे लाया गया था, और इस वक्त ये बेसहारा है, इसको किसी किस्म का कोई सहारा मौजूद नहीं है और घर ये वापस जा नहीं सकती, और इसलिए बच्ची को जो है वो शेल्टर होम भेजा गया। इसी स्टेटमेंट के ऊपर लाए करते हुए कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, और बच्ची को सेव करने के लिए उन्होंने दारुल मान भेज दी। ये तो होगी लीगली बात। अब बेसिकली बच्ची अपनी आज़ाद मर्ज़ी से दारुल मान नहीं गई। बेसिकली कंप्लाइज कैन गो टू एनी लग। कंप्लाइज कहते हैं एसोसिएट पार्टनर इन क्राइम, जो उसका शरीक जुर्म होता है, ठीक है, और वो ज़हीर है। बेसिकली मकसद ये है कि ज़हीर ने अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए बच्ची का जिस हद तक मिसयूज़ होगा ये लोग करेंगे, और बच्ची को एज ए वेपन ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और अब इस हद तक चले गए हैं कि अपनी जान बचाने के लिए बच्ची को जो है वो दारुल में फेंक दिया है, और बच्ची को एज ए टूल यूज़ किया जा रहा है जैसे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब दारुल में भेजने का मकसद क्या है। सबसे पहले तो अब गिरफ्तारियों का मामला जो हुआ, और इसमें सिंध पुलिस ने इनको सफिशेंट टाइम अवेलेबल था सिंध पुलिस के पास। 14 जुलाई को बेल एक्सपायर हुई, और उसके बाद 3-4 दिन का जानबूझकर अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि वो अपनी बेल मुल्तान बेंच से एक्सटेंड करवा सकें। और वो डिफरेंट जगह के ऊपर तजर्बात करता फिर रहा है, कभी लाहौर जाता है, कभी बहावलपुर जाता है, कभी मुल्तान जाता है, और किसी ने उसको अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की। और बाकायदा तौर पे इसको टेक्निकली तौर पे फैसिलिटेट किया गया कि वो अपनी बेल करवा के सिंध हाई कोर्ट में पेश हो सके। अब मकसद ये है कि अब ये गैंग अपने आप को इस बच्ची से अलहदा करना चाह रहा है, और जो इन्होंने किया है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। बच्ची का कंटिन्यूसली लास्ट 3 मंथ से जो मिस यूज़ हुआ है, उसको जो डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन दी गई हैं, और उसका जो सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, जो चाइल्ड के साथ जिस तरह का अभी जुल्म हुआ है, अब उसको बचाने के लिए उन्होंने इसको भेज दिया है शेल्टर होम में, ताकि बच्ची के साथ सबसे अहम पॉइंट ये है कि बच्ची अगर रिकवर होती है तो बच्ची के साथ कोई जिनसी ज़्यादती हुई है या उसको कोई ड्रग्स दी जाती नहीं है, उसके लिए कैसे पता चलेगा। किसी के पास कोई इल्म जाफ़र तो है नहीं। अब ये पता चलेगा मेडिकल के ज़रिए, और मेडिकल में डिले होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और मेडिकल कितना जल्दी करवाना ज़रूरी है। जब बच्ची जो है उसका आप जो मंथली एक माहवारी का सिलसिला होता है, जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तो उसके मुताबिक मेडिकल में एक घंटे का कानूनी तौर पे डिले जो है वो फैटल है, नुकसानदेह है मेन केस को। तो हमारा केस जो है वो अक्यूज़ ने पहले ही मेडिकल एक जाली करवा के ख़राब किया। अब ये जो बच्ची का जिनसी तौर पे मेडिकल फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद 376 जो है वो आज़ाद होगी, और इनके सीमन मैच किए जाएंगे, सैंपल लिए जाएंगे, ताकि पता चले किस किस शख्स ने बच्ची का सेक्सुअली अब्यूज़ किया और उनको सजाएं मिल सकें। अब इसमें मेन चीज़ है 376 ऐड करवाना और मेडिकल करवाना, जो अभी तक नहीं हुई। तो इसमें मैं डॉक्टर शुजात साहब से पूछूंगा
कि डॉक्टर साहब आपके मुताबिक मुझे ये बताएं कि ये मेडिकल की इम्पोर्टेंस क्या है और ये कितनी देर में हो जाना जल्दी चाहिए। जी 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 राम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं इस हवाले से बात कर सकूं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखें, दुआज़ारा के सिलसिले में जिस तरह माशाल्लाह आपने आवाज़ उठाई और आपके तवसत से हम लोग भी इसमें वो हुए, और आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन कि आप लोगों ने हमारी बात को सुना। आपको हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पता है स्पेसिफिकली मेडिकल के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है हमारा जो इंट्रोडक्शन भी वहीं से हुआ जब हमने मेडिकल को चैलेंज किया, जो झूठा जाली मेडिकल बनवाया गया था और ये इस चाइल्ड को अबडक्ट किया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सारे उसमें किया गया। तो उसमें आप लोगों को शायद याद होगा, सबको, नाजरीन को भी, और रामे साहब से भी डिटेल में बात हुई थी कि जब हम ये सारी कोशिश कर रहे थे कि ये केस इस केस को रिवाइव किया जाए और मेडिकल के हवाले से जब हमने बात की, तो आपको होता है कि दो तरह के मेडिकल इसमें हमने कहा था। देखें, पहली बात, हम अभी भी अपनी बात पे कायम है कि बच्ची के प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन को इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी। ये एज डिटर्मिनेशन के लिए मेडिकल नहीं होना चाहिए था। और रामे साहब ने भी कैटेगरिकली इसी बात पे दिया था कि प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस है वो डॉक्यूमेंट्स को। ये तो हमारे सिस्टम का, हमारे निज़ाम का फरसूदगी मैं समझता हूँ है कि ये जी मेडिकल करवा लिए, दुनिया में कहीं नहीं होता ये। तो एक तो ये मेडिकल था। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें ना हमारे सारे दोस्तों को इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दो तरह के मेडिकल, एक तो चलो उसकी ज़रूरत नहीं थी, करवा लिया, पहला जाली हुआ, झूठा हुआ, जिसकी बेस पे दरिंदों के हवाले इस बच्चे को कर दिया गया। दूसरा मेडिकल जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, रामे साहब की मेहनत से और बाकी जो दोस्तान हैं उनकी मेहनत से, वो और फैमिली की मेहनत से भी उन्होंने इस हवाले से हमारी गुजारिशात को एक्सेप्ट किया कि वो मेडिकल जो एक्चुअल मेडिकल वो हुआ। लेकिन वो जो मेडिकल है वो सिर्फ एज डिटर्मिनेशन के लिए था। हमारा उस वक्त भी मुतालबा था कि साथ साथ इसके फिजिकल एग्जाम किया जाए, जिसे हम कहते हैं वेल बीइंग एग्जाम। या भी इस तरह के जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनका, मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ यूएसए में, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास इस तरह का जो भी पेशेंट आता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट और बाकी भी जितना, तो इसके लिए एक हमारे पास जैसा अक्सर मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस के लिए हमारे पास एक टीम होती है सर, जिसका नाम हमने वही रखा हुआ है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, उसको लेनापी भी कहते हैं या इस तरह के बाकी भी नेम हैं उनके, कि वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक्चुअली सोशल वर्कर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, इमरजेंसी फिजिशियन उसमें होता है। तो एक वो रेड लाइन है, जैसे ही हमें पता चलता है कि ये मेंटल हेल्थ का कोई पेशेंट आ गया है जिसने कहा कि मैं सुइसाइडल करूँगा, तो फ़ौरन ये एक्टिवेट हो जाती है ये लाइन। दूसरा होता है कि ऐसा कोई पेशेंट जिसको फिजिकल असॉल्ट का मसला हो, जिसको सेक्सुअल असॉल्ट का मसला हो, ये भी एक रेड फ्लैग होता है, ये भी एक रेड लाइन होती है। जैसे ही हमें पता चलता है, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड, अगर कोई 13 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, 18 साल की बच्ची है, 23 साल का जो भी है, जैसे ही हमें पता चलता है कि जनाब एक्टिवेट किया जाता है सिस्टम को कि ये जी सेक्सुअल असॉल्ट का पेशेंट है, तो एक सेफ नर्स उसे हम कहते हैं। वो सेफ नर्स जो होती है, हम फ़ौरन उसे कॉल करते हैं। ईआर जो फिजिशियन है, एज अ फिजिशियन मैं जाऊंगा, मैं अपना जाके सारा कुछ एग्जाम करूंगा पेशेंट का, जो जनरल वेलबींग का एग्जाम होता है, हार्ट, लंग, वेटएवर, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तभी आपको बताता हूँ कि इसमें टेस्ट क्या होने चाहिए और कितनी जल्दी होने चाहिए, जो आपका क्वेश्चन है। तो वो फ़ौरन एग्ज़ाम होना चाहिए। सेफ नर्स जो होती है, जो यूएस में और बाकी जगहों पे भी ऐसा ही है कि वो 24 आवर रेड लाइन, वो जो होते हैं कि इमरजेंसी पे अवेलेबल होते हैं, उनकी पूरी किट होती है, दे कम एंड डू देयर ओन फिजिकल एग्ज़ाम, ठीक है, और हम लोग फिर अपना फिजिकल एग्ज़ाम करते हैं। तो ये वेल बींग का एग्ज़ाम होना चाहिए। ये देखना है हमने इस सूरत में कि ये पिछले जो 24 आवर्स से बच्ची, अगर वो दारुल अमान में है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, वहाँ पे अगर है, तो या तो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज इसको मेक श्योर करें, इंश्योर करें, और ये उनकी जिम्मेदारी है। ये एक विक्टिम आपके पास आया है, हमें नहीं पता वो किस हालत में रहा है, उस बच्ची से झूठ बुलवाया जाता रहा, उसको उससे इसमें मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी, कि अगर बच्ची बाजियाब वहाँ से नहीं होती, लेट्स सपोज नहीं जलाना चाहते, जी जी, तो मैं ये, और लीगली ये मेडिकल दारुलमान में रहते हुए भी करवाया किया जा सकता है। तो मैं वही उसी बात की तो तरफ कम से कम इसका मेडिकल तो हो, मेडिकल तो वो एविडेंस तो वेस्ट ना हो, इसमें मैं वही बता रहा था। और जब हम मेडिकल ये करवाते हैं लीगली, तो हम इसमें जो चीज़ आती है, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, उसमें ये चीज़ है कि बाकायदा तौर पर डॉक्टर ये सजेस्ट करता है वायलेंस के केस को, फिजिकल वायलेंस को, कि हाइमन रप्चर है या नहीं है। वही मैं उसी की तरफ आ रहा था। जी आप कंटिन्यू करें। जी, तो मैं उसी तरफ आ रहा था कि उसमें
आपको एक तो जनरल वेलबींग का एग्जाम करना है, साथ फिर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो टेस्ट होते हैं वो फर्स्ट 5 डेज में वो टेस्ट जो है ना होने चाहिए। और उनमें जो टेस्ट आते हैं उसमें वही जो आप कह रहे हैं कि एक तो फिजिकल जो कि इंजरी है या कुछ इस तरह का है वो होना चाहिए, उसकी असेसमेंट होनी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट को करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं उनके टेस्ट होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो आप कहते हैं ना कि ये सारे जो ना टाइम सेंसिटिव टेस्ट होते हैं ये फ़ौरन होने चाहिए। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये जितनी जल्दी हो सके करवाया जाए। साथ साथ फिर इसके जनरल जो वेल बीइंग एग्जाम है वो किसी ऐसे फिजिशियन से जो कि इमरजेंसी का एक्सपर्ट हो। इसमें यहाँ पे आप जैसे पहले हमने कैटेगोरिकली कहा था कि जी फ़लाँ जो पीडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट है या फ़लाँ बंदा है वो एक्सपर्ट होगा या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होगा। इस फिजिकल एग्जाम में जो कि जनरल वेलबींग का एग्जाम है इसमें इमरजेंसी ट्रेन फिजिशियन जो है वो आपकी हेल्प करेगा, वो मालूम करेगा इस बच्ची का फिजिकल एग्जाम करने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद। देखें कई मरतबा हमारे पास सेक्सुअल असॉल्ट से पेशेंट आते हैं, हमें उनका सीटी स्कैन करवाना पड़ता है क्योंकि हमें ये खतरा होता है खुदा न खासा कि उसको ब्रेन इंजरी ना हो, उसको दूसरी फिजिकल इंजरी ना हो, ब्रूजेज ना हो, एक्सरेज करवाने पड़ते हैं। अच्छा जनरल लैब वर्क करवाना पड़ता है जिसमें आपको, जिसे हम कहते हैं कंप्रीहेंसिव मेटाबॉलिक प्रोफाइल, आपको लिवर फंक्शन टेस्ट, आप जैसे आप कह रहे हैं कि खतरा है कि इस बच्ची को उन्होंने ड्रग्स दिए हों तो हो सकता है उसके लिवर एंजाइम ही डिरेंज हुए पड़े, हो सकता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला हुआ पड़ा, हो सकता है उस बच्ची में जो सारा हार्मोनल सिस्टम है जिसको हम पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक और ये सारा ओवेरियन जो कि मेडिकल के हमारे दोस्त हैं वो सारा जानते हैं कि ये सारा एक्सेस होता है, वो सारा एक्सेस ही उसका वो बंद होता क्या है जब आप इस तरह के बच्चों को या इस तरह के पेशेंट को स्टीरॉइड्स देते हैं, जो कि इसमें कोई इम्कान है, लोगों ने इसका शो किया है कि ऐसा हो सकता है, तो वो आपका एड्रीनल एक्सेस को सुप्रेस कर देता है और उससे आप कुछ जो ना बहुत से सिंड्रोम शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि इसमें बहुत से टेस्ट हैं, इसमें इमेजिंग होती है, अल्ट्रासाउंड आपको करवाना होता है, सीटी स्कैन हो सकता है आपको करवाना पड़े, एक्सरेज करवाना पड़े। जी इसमें मैं एक और चीज़ डॉक्टर साहब ऐड करना चाहूँगा जी कि जैसा कि आप देखते हैं, अगर ये मेडिकल देखें, जी लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि बच्ची के चेहरे के ऊपर निशान आते हैं और ये इंजरी का फिजिकल वायलेंस का एक प्रूफ होता है। जी इंजरीज को लोकेट करना और इसको मेडिकल में एक्सप्लेन जी करना। जी अगर ये वैल्यूएबल इसमें डिले किया जाता है और ये वैल्यूएबल एविडेंस जो है ये लॉस हो जाता है, तो ये बेसिकली एक तरह से मुजरम को फैसिलिटेट करने वाली बात है। फैसिलिटेट करने वाली बात है और वो एविडेंस स्पेसिफिकली जो मेडिकल एविडेंस है उसको लूज और करने वाली बात है। बहुत सारी फोरेंसिक लैब की जो हम रिपोर्ट देखते हैं इस तरह केसेस में, वो उसमें ओपिनियन ये आता है कि डीएनए नॉट मैच Yes. ड्यू टू लेट एग्जामिनेशन। 100%। और लेट एग्जामिनेशन की वजह से अगर डीएनए मैच नहीं करता और बच्ची की स्टेटमेंट की अहमियत नहीं है जबकि वो माइनर है, तो बताएं ये रेप कैसे प्रूव होगा? नहीं होगा। और अगर ये डिले करते हैं और जिस तरह की ये यहाँ पे, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या सिस्टम है, क्या हम लोगों को वो कर रहा है। पहले तो वही बता रहा हूँ बार बार, देखिए हम किसी को तनकीद नहीं करते, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने 3 महीने तक कुछ नहीं किया। चलिए अगर आपने कर लिया तो अभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जैसे हम कह रहे हैं कि जाके फौरन अपना डॉक्टर को बुलाएं, आपके पैनल पे डॉक्टर्स होंगे, उनको बुलाएं और जाके इसका एग्जाम करें। अब काम तो ये बनता है कि सिंध पुलिस जो है वो एक एप्लीकेशन दे कोर्ट में और इसका मेडिकल करवाने की परमिशन ले और बेशक इस बच्ची को ना रिलीज करवाएं। बिल्कुल। मेडिकल करवाने के बाद इसको दोबारा दारुल मान में जमा करवा दें। अगर उसको कोई बहुत ज्यादा ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दारुल मान के अंदर भी मेडिकल हो सकता है। तो लेकिन कम अज कम इस मेडिकल को परफॉर्म करें ताकि जो वैल्यूएबल एविडेंस है वो ज़ाया ना हो और इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट की जा सकें ताकि जो मुल्ज़मान हैं वो बच ना सकें। और जिन जिन लोगों ने अब दारुल मान में भिजवाने का मकसद ये है कि वहाँ पे ना बच्ची जल्दी रिलीज़ हो, ना ये कोर्ट वर्क करें, पुलिस ने करना है और एट द एंड ज़हीर जो है वो सुकून से अपने सारे मुकदमात क्लियर कराए। और सर इसमें तो अंधेर नगरी मची हुई है। मैं जैसे कि कह रहा था कि बहुत से लोगों ने हमारी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन किया। यहाँ तो अंधेर नगरी है कि जनाब आनन फानन कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है और कोई भी वेल बीइंग के लिए नहीं देख रहा कि इस बच्ची की वेल बीइंग के लिए बात करनी चाहिए। और जैसे कि हमने कहा था कि दूसरी डॉक्टर साहब आपकी बात मैंने कहा, दूसरी बात ये है जब ये बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है और अगवा की दफात 364A तक लग चुकी हैं और पुलिस ने यह मान लिया है कि इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या इलिसिट पर्पस के लिए इसको अगवा किया गया है, तो इसका मेडिकल क्यों नहीं करवाया जा रहा और इस बच्ची को क्यों नहीं रिकवर करके वालिदैन के हवाले किया जा रहा? ये दो आज के अहम पॉइंट हैं। और इसमें तो, किस कानून के तहत इसको डिले किया जा रहा है? किस डिले? हम तो जी अगर इनको कोई कानूनी प्रॉब्लम है, किसी कोर्ट से कोई ऑर्डर चाहिए,
वो मेहदी भाई की तरफ से हमें अप्रूवल है, हम इनको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन इनको हम लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है, और इसमें अगर ये मेडिकल नहीं होता तो ये एक वैल्यूएबल एविडेंस ज़ाया होगा और इसकी सीधी फिक्र होगी इन मुल्ज़मान को, इनको होगी। और इसमें जो पुलिस ऑफिसर सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, एविडेंस को ज़ाया करता है, कानून के मुताबिक 201 पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा है एविडेंस मिटाना या एविडेंस को कलेक्ट ना करना। जिस तरह से इस केस में CDR तो मिल गई, इस केस में CCTV फुटेज हासिल करना बहुत ज़रूरी था जी। जिसका डाटा 15-20 दिन तक होता है। वो टाइम पे शानी साहब ने हासिल नहीं किए और वो ज़ाया हो गए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? इस तरह अगर मेडिकल ज़ाया हो जाता है, क्या सारी चीज़ें हमने बच्चों की तरह इनको बतानी है? तो फिर ये करेंगे। तो आज भी नहीं कर रहे सर, ये तो वो जी। अगर इस टॉपिक को हम पूरा एक्सप्लेन करें तो मेरा ख्याल इसके लिए पूरे 24 आवर्स भी कम है, बिल्कुल, और इसका पूरा प्रोसीजर। लेकिन ओवरव्यू एक हमने ये दिया है आपको, ये 16 मिनट की वीडियो में ओवरव्यू भी हम पूरी तरह नहीं दे सके, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह हमने कहा था कि रेस्क्यू 2000 इमीडिएटली अब ये करें कि अगर ऐसा है कि वो वहीं पे है तो इसके ऊपर फौरन एक्शन होना चाहिए और इसका मेडिकल करवाया जाए, और इस बच्ची को माइनर अगर डिक्लेयर हो चुकी है जो बिल्कुल 100%, और इसके वालिदैन के हवाले किया जाए। तो आज का हमारा यही मुतालबा है, और अगर ये इसका मेडिकल नहीं करवाया जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबल सिंध पुलिस होगी, और जो आयु नहीं करवा रहा फिर उसको 201 में रख के कार्रवाई की जाए। और हम ये चीज़ें सारी वक्त से पहले बता रहे हैं, हमारे इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको फिल फॉर सिक्योर किया जाए, और अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं।